के बारे में बात की थी, और मैंने आपको बोला कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इट्स अ पार्ट ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जाम्पल है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में बात की, और हमने बात की कि आर्टिकल 265 ये कहता है कि इंडिया में कोई भी टैक्स ना तो लेवी किया जाएगा ना ही कलेक्ट किया जाएगा, जब तक कि ऐसा लॉ के द्वारा, मतलब लॉ के द्वारा सेंट्रल या स्टेट को अथॉरिटी ना दे दी जाए। ठीक है, इसके बाद हमने बात की आर्टिकल 246 जो है वो ये कहता है कि कानून को बनाने की पावर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को कैसे दी गई, शेड्यूल 7 के मैनर में दी गई। मतलब जैसा शेड्यूल 7 कहता है उस तरीके से पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को दी गई। और शेड्यूल 7 में हमने कल बात की कि शेड्यूल 7 तीन हिस्सों में बटा हुआ है। दिस इज अ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स आएंगे वहां पर एक्सक्लूसिव पावर किसके पास, सेंट्रल के पास। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स आएंगे वहां पर एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पास। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स आएंगे, है ना, सेंट्रल और स्टेट मिलकर उन मैटर्स पे कानून बनाएगी। इतनी बात हमने कल की थी। ठीक, तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है, किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं। आपकी फर्स्ट क्लास है, आप पहले आए हुए हो, क्या नाम है आपका? ओके, हर्षिता। मैं आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। ठीक है, आप पहले आए थे। हाँ, मोहित। हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए। चलिए, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम ये जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में क्यों जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया? ठीक है, क्या जरूरत थी जीएसटी के आने की, और अगर जीएसटी नहीं आता तो क्या तबाही हो जाती? ठीक, काम तो वैसे भी चल ही रहा था। ठीक है, तो आज जो हम बात कर रहे हैं, या जो कल हमने आर्टिकल 265 या 246 की बात की, ये आपके स्टडी मटेरियल के स्टडी नोट 1 का हिस्सा है। हम ना स्टडी मटेरियल का स्टडी नोट 1 पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने का बेस तो आपका आईसीएमएआई का स्टडी मटेरियल ही होगा। और स्टडी नोट 1 में से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं स्टडी नोट 1 में से। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं कि वाई जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और उसके लिए थोड़ा सा हम पहले बात करेंगे प्री जीएसटी सिनेरियो के बारे में। ठीक है, प्री जीएसटी सिनेरियो के बारे में मतलब जीएसटी से पहले क्या होता था। जब हम प्री जीएसटी सिनेरियो को अंडरस्टैंड करेंगे, देन वील कम टू नो कि हाउ जीएसटी इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कि जीएसटी को इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, चलिए, तो इसके लिए आप लोग मेरे साथ साथ एक टेबल बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे प्री जीएसटी सिनेरियो, और एक टेबल बनाएंगे।
ठीक है, टेबल के 4 कॉलम, टाइप ऑफ टैक्सेस, टैक्सेबल इवेंट, पावर टू लेवी एंड लाइबल टू पे टू दी गवर्नमेंट। पहले कॉलम में पहला टैक्स हम लिख रहे हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेबल इवेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, पावर टू लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड लाइबल टू पे टू द गवर्नमेंट, नहीं, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, यानी इंडिया में जीएसटी आने से पहले देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, और मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस में से एक टैक्स था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी जब इंडिया में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ करता था, राइट। एंड लेवी करने की पावर किसको दी गई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा हुआ करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी एक्सक्लूसिव। एंड क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो बर्डन तो किसके ऊपर था? कंज्यूमर के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट को कौन पे करता था? मैन्युफैक्चरर पे करता था। ठीक, क्योंकि जीएसटी आने से इंडिया में मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेशन को अबॉलिश किया गया। बहुत सारे जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे उन्हें खत्म करके इंडिया में वन नेशन वन टैक्स लाया गया। तो ये वन नेशन वन टैक्स को लाने के लिए किस तरीके से मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को अबॉलिश किया गया और क्यों किया गया वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग टाइम का ध्यान रखेंगे, मेरे आने से पहले आप लोग क्लास में एंटर हो जाए, विद ड्यू रेस्पेक्ट रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। कोर्स बहुत लंबा है और हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। चलिए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक और टैक्स लगा करता था सर्विस टैक्स, और वो लगता था प्रोविजन ऑफ सर्विस पे। मतलब जब भी सर्विस प्रोवाइड होती थी तो सर्विस टैक्स लगा करता था। ठीक, और पावर टू लेवी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एंड गवर्नमेंट को पे करता था सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स दिया करता था। ठीक, तीसरा टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी भी इसे कहते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और ये लगता था इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, बिटवीन टू स्टेट्स जब गुड्स की सेल होती थी तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा करता था। और सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाने की पावर किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करता था डीलर, ट्रेडर, डीलर। ठीक है, जो भी माल बेच रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य, वो गवर्नमेंट को पे करता था। बट इन सभी मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए बलि का बकरा कौन था? कंज्यूमर, हमारे आपके जैसे भोले भाले कंज्यूमर। ठीक, चलिए, फोर्थ और लगा करता था वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे कहते थे हम वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और ये लगा करता था इंट्रा स्टेट सेल ऑफ
गुड्स पर। इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, विद इन दी सेम स्टेट। जैसे राजस्थान से राजस्थान के अंदर, जयपुर से अजमेर में जब गुड्स बिकता था तो उसके ऊपर वेट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, और ये लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। जिस भी स्टेट की बात होती थी वो स्टेट वेट लेवी करती थी और गवर्नमेंट को पे करता था डीलर। ठीक। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय कब लगता था? इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स का मूवमेंट होता था, अगर बॉर्डर क्रॉस हुआ तो फिर क्या लगता था? ऑक्ट्रॉय लगता था। और ये लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट। यार कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को कौन पे करता था? डीलर पे करता था। ठीक है। और लगता था, अभी भी लगता है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है। और कस्टम ड्यूटी कब लगती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे। और पावर टू लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन पे करता है? इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, एज द केस मे बी। ओके मोनिका, जस्ट अ मिनट, यहाँ अभी पूछ सकते हैं। मोनिका, व्हाट यू वांट टू आस्क? हाँ, ऑक्ट्रॉय कब लगता था बेटा? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स का मूवमेंट होता था। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान से कोई माल आप पंजाब सेल कर रहे हो, तो जैसे ही राजस्थान बॉर्डर क्रॉस होगा दैट टाइम ऑक्ट्रॉय लगा करती थी। हिंदी में बोलते हैं चुंगी, ऑक्ट्रॉय लगा करती थी। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और डीलर गवर्नमेंट को पे करता था। हाँ, मतलब आप ये देखिए कि मैं आपको भी ये बोल रही हूं कि जीएसटी आने से पहले यूजुअली जब भी मार्केट में कोई गुड्स बिकता था तो उसके ऊपर इतने सारे टैक्सेस लगा करते थे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी, अगर कोई सर्विस इन्वॉल्व है तो सर्विस टैक्स भी लग जाया करता था, अगर वो माल एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक रहा है तो सीएसटी लगता था, अगर बॉर्डर क्रॉस हुआ तो ऑक्ट्रॉय भी लग जाती थी, और अगर उसमें कोई रॉ मटेरियल इंपोर्टेड लगा हुआ है तो फिर कस्टम ड्यूटी भी लगती थी। इतने सारे टैक्सेस किसी भी गुड्स पे लगा करते थे जीएसटी के आने से पहले। और ये तो केवल कुछ है, कुछ है, इसके अलावा भी और भी तरीके के टैक्सेस लगा करता था, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था। बट नॉर्मल अगर मार्केट में बिजनेस ट्रेड की बात करें, बिजनेस सिनेरियो की बात करें, तो ये वो टैक्सेस होते थे जो यूजुअली हर गुड्स में इन्वॉल्व होते थे। अब हुआ क्या, ये सबने नोट कर लिया? ठीक। देखिए, एक हमारे शर्मा अंकल हैं। शर्मा अंकल कौन है? शर्मा जी है। और शर्मा जी की नहीं है एक शर्मा जी हैं और शर्मा जी का एक जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है, पता नहीं उनकी बेटी है कि बेटा है तो नहीं मालूम मुझे। शर्मा जी है, शर्मा जी का जनरल स्टोर है और शर्मा जी के कस्टमर है बबलू। हाँ, बबलू। और बबलू क्या कर रहे हैं? सीएमए कर रहे हैं, सीएमए बनने वाले हैं। ठीक। और ये पूरे साल में एक ही बार नहाते हैं, 1 जनवरी को।
और ऐसा होता है ना 1 जनवरी को हम अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, ये सोच के कि सारे साल वो होता है या नहीं होता है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बट हम करते हैं कि 1 जनवरी को कोई ऐसा काम। तो बबलू का भी ऐसा ट्रेंड था, ठीक है, या मान लीजिए बबलू इस मामले में सुपरस्टिशियस थे कि मैं हर साल 1 जनवरी को तो नहाऊंगा, और खास बात क्या, नई बाल्टी लेके नहाऊंगा, न्यू बकेट, नई बाल्टी खरीदूंगा। और बबलू बाल्टी खरीदने किसके पास पहुंचे? शर्मा जी के पास। तो यहां पे शर्मा जी कौन हो गए? सेलर ऑफ गुड्स। ठीक है, हम जीएसटी के पहले की बात करें, जीएसटी के पहले क्या सिचुएशन हुआ करती थी? शर्मा जी हो गए सेलर ऑफ गुड्स और बबलू हमारे हो गए बायर एंड कंज्यूमर, है ना। तो बबलू ने शर्मा जी की दुकान पे जाके बोला कि अंकल एक नई बाल्टी दे दो। तो अंकल ने पूछा, शर्मा जी ने पूछा, बेटा ब्रांडेड लेगा या हाँ लोकल लेगा? तो बोले कि अब क्योंकि साल का पहला दिन है तो फिर हाँ ब्रांडेड देते हैं। ठीक है, तो बोले कि चलो सेलो की एक बाल्टी, हाँ, सेलो की बाल्टी एक नई बढ़िया वाली निकाल के दे दो, लाल कलर की। ठीक, तो बाल्टी की प्राइस कितनी बताई शर्मा जी ने? 600 रुपए। ठीक है, तो बबलू जोर जोर से अंकल को बोलने लगे, अंकल आप दिखने में तो भोले लगते हो लेकिन आप तो लूट रहे हो, बाल्टी बेच रहे हो कि सोना बेच रहे हो? 600 रुपए की कोई बाल्टी होती है, वो भी प्लास्टिक की बाल्टी। तो शर्मा जी ने बोला, बेटा तू छोटा है, भोला है, मासूम है, तेरे को नहीं पता है, ये जब बाल्टी तुम्हारे यहां तक मतलब तुम्हारे एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है, उसके पहले उस बाल्टी को कई स्टेप से, हाँ कई खतरों से खेलना पड़ता है बाल्टी को। यानी सबसे पहले किसने बनाया होगा? मैन्युफैक्चरर ने। मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया होगा? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा होलसेलर को, और होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, और रिटेलर को किसने बेचा? हाँ बेचारे बबलू को। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस का सिस्टम क्या होता है? अगर मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करना है तो मैं मेरे इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन किस पे शिफ्ट कर दूंगी? अपने कंज्यूमर पे। यानी मैन्युफैक्चरर का कंज्यूमर कौन? डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर का होलसेलर, होलसेलर का रिटेलर, और रिटेलर का बेचारा बबलू। अब हर स्टेप पे, जैसे मैन्युफैक्चरर के एंड पे एक्साइज ड्यूटी लगी होगी, उसके बाद हर स्टेप पे सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा होगा, यानी हर स्टेप पे जो टैक्स लगा वो अगले बंदे की कॉस्ट में जुड़ गया, और फिर उसने वो कॉस्ट किस पे शिफ्ट कर दी? अपने नेक्स्ट स्टेज पे शिफ्ट कर दी। यानी हर स्टेज पे क्या हुआ? टैक्स ऑन टैक्स। मैंने जो टैक्स लगाया, मैंने वो जो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, मैंने मेरी कॉस्ट में चार्ज करके आपसे ले लिया, फिर आपको जो टैक्स का बर्डन बियर करना पड़ा, आपने उस अपने सामने वाले कस्टमर से ले लिया। तो टैक्स ऑन टैक्स एड ऑन करते करते ये जो 100-150 रुपए की चीज थी, ये एंड कंज्यूमर तक पहुंचती कितनी हो गई? 600 रुपए हो गई। यानी हो क्या रहा था कि मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने से इंडिया में चीजों की कीमतें बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। ठीक, अब मतलब एंड कंज्यूमर की हालत कैसी हो गई थी? इतने सारे टैक्सेस का बर्डन बियर करते करते बिल्कुल ऐसे जैसे कि मान लीजिए अगर बबलू का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, बबलू ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, अब क्या होगा बबलू के साथ? नहीं, पुलिस तो बाद में आएगी। ये चंदन उधर से गुजर रहे थे, बोले बोले बहुत दिन हो गए, चलो 2-4 इसको लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, क्लास में तो 5 मिनट देर से पहुंच जाएंगे, यहाँ हाथ साफ कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्कूटी लड़की की थी और बबलू ने अगर अपनी अपनी बाइक भिड़ा दी स्कूटी से, फिर क्या होगा बबलू के साथ? बहुत व्यस्त लोग जो सड़क से जा रहे थे वो भी अपनी गाड़ियां साइड में पार्क कर देंगे, सीन को डिस्कस करेंगे, और मौका मिला तो 2-4 घूसे हाथ भी साफ कर लेंगे। तो ये जो बबलू बेचारे हैं वो लाल टमाटर हो गए, पता भी नहीं लगा कि घूसा इधर से पड़ा या उधर से पड़ा, हो सकता है। ठीक है, तो जो एंड कंज्यूमर की हालत थी वो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ ऐसी ही थी। इतने सारे टैक्सेस का बर्डन एंड कंज्यूमर पे पड़ रहा था कि एंड कंज्यूमर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कॉस्ट एक्साइज ड्यूटी के कारण बढ़ रही है कि या
सेंट्रल सेल्स टैक्स के कारण, क्योंकि हर व्यक्ति अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन आगे आगे शिफ्ट कर रहा था। ठीक है, तो अब बबलू ने क्या सोचा? बबलू ने सोचा मेरे को इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, तो बबलू किसके पास गए? भागे भागे मोदी जी के पास गए। बोले आपने तो बोला था अच्छे दिन आएंगे, आपने बोला था अच्छे दिन आएंगे, इसीलिए मैंने वोट दिया, और मैं हर बार बोलता था अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार तो आ गई, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए, ये महंगाई तो बढ़ ही जा रही है। तो अब क्या करें मोदी जी? उनके लिए कोई काम मुश्किल है? नहीं। वो बबलू से बोले कि बस हाँ या ना में जवाब देना। इसमें हाँ या ना में बताओ, भ्रष्टाचार कम करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? क्या बोलेंगे बबलू? हाँ चाहता हूँ। महंगाई कम करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? हाँ चाहता हूँ। ठीक है, बोले अच्छा ठीक है, फिर इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? एक दवाई खानी पड़ेगी। दवाई थोड़ी कड़वी है, थोड़ी महंगी है, लेकिन खाते खाते बेटा तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ठीक है, बताओ खाओगे या नहीं खाओगे? क्या बोलेगा बबलू? खाएगा, क्योंकि वो क्या चाहता है? महंगाई कम करना चाहता है। वो चाहता है दुनिया में अच्छे दिन आए, दुनिया मतलब भारत में अच्छे दिन आए। तो बबलू ने हाँ कर दी कि ठीक है मैं दवाई खाऊंगा, वो कड़वी भी होगी और महंगी भी होगी। तो मोदी जी ने बोला ठीक है बेटा खा ले फिर। और दवाई का नाम क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोले ठीक है अब ऐसा करता हूं केवल तुम्हारे लिए बबलू, क्योंकि तुमने मुझे वोट दिया था, मैं ये सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देता हूं? खत्म। और उसकी जगह क्या ले आता हूं? वन नेशन वन टैक्स। क्या लेके आता हूं? वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स। तो इंडिया में मोदी जी क्या लेके आ गए? वन नेशन वन टैक्स। और वन नेशन वन टैक्स यानी मोदी जी ने क्या बोला? मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन खत्म हो जाएगा। यानी ये जितने भी तरीके के अलग अलग तरीके के टैक्सेस लग रहे थे, मोदी जी ने बोला इनको कर देंगे हम खत्म, इनको कर देंगे खत्म। मतलब आप भी अपनी टेबल में ऐसा क्रॉस लगा लो। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन को खत्म किया गया। कस्टम ड्यूटी मत काट देना, वो अभी पढ़ी थी थोड़े दिन पहले। हाँ ठीक है, और मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह लिख दीजिए जीएसटी। और कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया गया? 17। इस 17 के आगे ऐसा क्रॉस लगा दो। ठीक है, जब हम वैल्यूएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे हम अलग अलग टैक्सेस के नाम भी पढ़ेंगे कि कौन से टैक्सेस अबॉलिश किए गए। बट अभी के लिए इतना, कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया गया? 17। और उनकी जगह वन नेशन वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब पहले जो टैक्सेस होते थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, कोई सर्विस पे लगता था, कोई इंटर स्टेट सेल और कोई इंट्रा स्टेट सेल। बोले सब झंझट खत्म। अब किस पे लगेगा? सप्लाई। किस पे लगेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, यानी नाउ देयर इज अ वन 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 ओनली वन टैक्सेबल इवेंट, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। यानी जीएसटी लगने के लिए क्या घटना होनी चाहिए, क्या दुर्घटना होनी चाहिए? सप्लाई। सप्लाई होना ही चाहिए। ठीक, तो आप भी ऐसा क्रॉस लगा दीजिए और लिख दीजिए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। आदित्य, आदित्य, मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलती हूँ आप चैट टाइप नहीं कीजिए। ठीक है, आपको जो भी पूछना है आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आस्क मी एंड देन म्यूट योरसेल्फ। ठीक, क्योंकि आपको जिस समय डाउट होगा, अगर उस समय मैंने आपका चैट बॉक्स नहीं देखा तो वो मैं आगे बढ़ जाऊंगी और आप उसी डाउट के साथ रह जाएंगे।
ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट टाइम जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। सीएसटी और ऑक्ट्रॉय में डिफरेंस ये होता है कि सीएसटी लगता है सेल पे, इंटर स्टेट सेल पे, और ऑक्ट्रॉय लगा करता था इंटर स्टेट मूवमेंट पे। ठीक, और अब तो उसके लिए परेशान भी नहीं हो, क्योंकि वो तो खत्म हो गया है। केवल आपको सिचुएशन कंसेप्ट बताने के लिए मैंने उसके बारे में बात की थी। तो अभी जीएसटी लगे, यस बोली मोनिका। आद्या, हाँ बोलिए आद्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेल ऑफ गुड्स और मूवमेंट ऑफ गुड्स तो डेफिनेटली डिफरेंट है। आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स होने के लिए तो बहुत सारे कंडीशंस को पूरा होना पड़ता है। मूवमेंट का मतलब तो केवल जस्ट बॉर्डर क्रॉस करना किसी गुड्स को। बॉर्डर क्रॉस करना, ठीक है। चलिए, अब अगली इंपॉर्टेंट बात, जीएसटी लगाने की पावर किसके पास? पावर टू लेवी। ठीक, मोदी जी क्या बोलते हैं? सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो बोले ममता दीदी मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा, थोड़ा तुम लगाओ थोड़ा हम लगाएं, दोनों मिलके जीएसटी लगाएंगे। यानी पावर टू लेवी किसके पास? वॉइस सीको क्यों हो रही है भाई? कौन? दिव्यांशु और कौन? ये हरीश कौन है? ये कौन सा मेजरमेंट होता है भाई? चलिए ठीक है, पावर टू लेवी नोट करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और एक शब्द और यहां पे लिख लेंगे साथ में, ड्यूअल जीएसटी। क्या लिखा मैंने? ड्यूअल जीएसटी। क्योंकि इंडिया में जीएसटी लेवी करने की पावर सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को है, इसीलिए इस जीएसटी को हम क्या कहते हैं? ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। ठीक है, ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। एंड कौन गवर्नमेंट को पे करेगा? नहीं, गलती से काट दिया, माफ कर दो। ठीक है, सप्लायर। गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? सप्लायर। पहले कोई इनडायरेक्ट टैक्स मैन्युफैक्चरर पे करता था, कोई सर्विस प्रोवाइडर, कोई डीलर, अभी केवल एक ही नाम है, सप्लायर। जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर। अब इन सब चीजों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपके लिए व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम टिल द क्लास? जीएसटी किस पे लगेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। और कौन लेवी करेगा? सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। बट बलि का बकरा कौन? सप्लाई। बलि का बकरा सप्लाई, कंज्यूमर। बलि का बकरा कौन? बेचारा बबलू, कंज्यूमर। हम और आप, जीएसटी का बर्डन हम बेयर करेंगे, बट नाउ इट इज अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। हमको पता है कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज वन जीएसटी। ठीक, आपने देखा होगा अभी रिसेंट शॉपिंग वगैरह कहीं करी, कहीं से, कहाँ से करी? आयुष कहाँ गए थे? ट्यूमा से करी थी, क्या लेके आए? जीएसटी लगा था? लगा था, कितना परसेंट था? वो, अभी तो पैसे पापा देते हैं ना, अभी तो शॉपिंग के पैसे पापा देते हैं, तो बिल का अमाउंट देखने का पे ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, हाँ जैकेट से मतलब था 5% जीएसटी लगा था। क्या? 6 to 9? हम पढ़ेंगे, वो आधा आधा होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी ऐसा।
ठीक है, टोटलिटी में बात करेंगे तो कितने की जैकेट लेके आए आयुष? बस पर अच्छी है, गुड। हाँ, पुमा की क्वालिटी तो अच्छी होती है, तो चलिए बढ़िया। तो बाकी लोग भी शॉपिंग करेंगे, और जब शॉपिंग करेंगे तो अपना बिल देखेंगे, और बिल पे हमेशा क्या लगा होगा? जीएसटी लगा होगा। आप डीमार्ट चले जाइए, आप लाइफस्टाइल चले जाइए, बिल में लास्ट में क्या लगा होगा? जीएसटी। तो आपको पता होता है कि जितनी चीज आप खरीद रहे हैं उसके बदले में आप कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। डायरेक्टली आप नहीं पे करते, आप तो किसको दे देते हैं वो टैक्स अमाउंट? सप्लायर को, और सप्लायर जाके किसको दे देता है? गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है, हाँ जी बोलो। हाँ, कंज्यूमर पे आता था, बट क्या होता था? टैक्स ऑन टैक्स लगता था। टैक्स ऑन, अभी क्या हो गया? एक ही मतलब अभी वन नेशन वन टैक्स है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। ठीक है, पहले इस तरीके का सिस्टम होता था कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, और मैं अगर एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का कुछ कंसेप्ट होता है, हम पढ़ेंगे। अगर मुझे वो क्रेडिट लेनी होती थी तो मुझे सर्विस टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, मुझे वेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। तो बहुत सारी प्रोसीजरल कंप्लायंसेस होती थी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती थी। अभी तो बोला कि गुड्स पे भी वही टैक्स लग रहा है जो सर्विस पे लग रहा है। ये इतना नोट कर लिया आपने? काट भी दिया, लिख भी लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हाँ बोलो। बिल्कुल जाएंगे। क्या होता है कि हम आगे जाके थोड़ा सा 2-3 क्लास रुकिए, हम पढ़ेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक कंसेप्ट होता है। जो मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को टैक्स देता है उस टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है। बिल्कुल अभी ऐसा समझिए जैसे जब आप लाइफस्टाइल में शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप जो शॉपिंग करते हैं आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं ना। वो रिवॉर्ड पॉइंट कहाँ हो जाते हैं? आपके कार्ड में क्रेडिट हो जाते हैं। और जब आप अगली शॉपिंग करने जाते हैं तो आप उन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं ना। कुछ ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर भी फॉलो होता है। आप मैन्युफैक्चरर हैं, जो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करेंगे वो क्रेडिट मिल जाती है कंज्यूमर को, तो वो टैक्स का बर्डन नलीफाई हो जाता है। ठीक है, उस सेंस में अभी मत जाइए, 3 क्लास रुकिए, फिर वो अपने आप आ जाएगा क्लास में, है ना। ठीक। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए, हमने बात की कि जीएसटी लेवी करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा भूली बिसरी यादों पे जाते हैं, कल के कंसेप्ट पे जाते हैं। मुझे बताइए, क्योंकि जीएसटी लेवी करने की पावर सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास है, तो मैं जीएसटी को कहां डालूं? पहली बात, मोदी जी के घर की दुकान है क्या कि उनकी मर्जी हुई तो उन्होंने जीएसटी लगा दिया या कोई और पावर लगा दी? नहीं, वो नाम मोदी जी का है, लेकिन क्या बोलते हैं कि जीएसटी कौन लेवी कर रहा है? सेंट्रल एंड स्टेट दोनों। अब सेंट्रल और स्टेट को पावर कौन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 7 देगा। शेड्यूल 7 कैसे पावर दे? यूनियन लिस्ट में पावर दे, स्टेट लिस्ट में पावर दे, या कॉन्करेंट लिस्ट में? पहली बात, क्या क्या यूनियन लिस्ट में जीएसटी आ सकता है क्या? क्यों? यूनियन लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होती है? और यहाँ तो पावर क्या स्टेट लिस्ट में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पास, लेकिन यहाँ तो दोनों मिलके लगा रहे हैं। तो क्या जीएसटी को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दें? वहां पर टैक्सेशन लॉज नहीं होते, यानी शेड्यूल 7 के घर में जीएसटी के लिए जगह ही नहीं है। ना तो यूनियन लिस्ट में जगह है, ना स्टेट लिस्ट में जगह है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में जगह है। और अगर शेड्यूल 7 ने कानून बनाने की पावर नहीं दी, तो क्या कोई भी सरकार कानून बना सकती है क्या? शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। अगर यानी शेड्यूल 7 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से पावर दे रहा है। अगर भारत का संविधान पावर नहीं देगा, तो क्या मोदी सरकार, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी लेवी कर सकती है क्या? नहीं। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जरूरी है या नहीं है? है। इस सिस्टम से तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल रही है क्या? नहीं।
तो इंडिया में जीएसटी को लॉन्च होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी था? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को बिल्ड करना, एक संविधान में एक ऐसा सिस्टम लेके आना ताकि इंडिया में जीएसटी को लॉन्च। और यही एक कारण था कि जीएसटी आने में इतने साल लग गए। सबसे पहले 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम जीएसटी लेके आएंगे। 2007-8 के बजट में मनमोहन सिंह कभी कभी बोलते लेकिन उस समय बोले थे, उनकी सरकार में पी चिदम्बरम ने कहा था, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि हम 2010 से इंडिया में जीएसटी को लॉन्च कर देंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, 2010 के बाद भी और 7 साल लग गए और 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ। और उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर ड्यूअल जीएसटी सिस्टम लाया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप नहीं था, क्योंकि ना तो इसको यूनियन लिस्ट के माध्यम से ला सकते थे, ना स्टेट लिस्ट के माध्यम से ला सकते थे, और ना एंड क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम ये थी कि स्टेट अग्री नहीं कर रहे थे। स्टेट्स को ऐसा लग रहा था कि अगर जीएसटी आया तो हमारी कमाई कम हो जाएगी। तो इंडिया में ड्यूअल फेडरल कंट्री है, ड्यूअल जीएसटी सिस्टम ही लाना जरूरी था, लेकिन यहां पर तो सेटिंग बैठ ही नहीं रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, इसीलिए इतने साल लगे। और जीएसटी को इंडिया में लाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, संविधान को पहले चेंज किया गया, और उसके बाद 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी लॉन्च हुआ। और वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज था, ये बात तो आपको समझ में आई ना, कि यहां पर तो सेटिंग नहीं बैठती, कुछ और करना पड़ेगा। अब कुछ और क्या किया? कुछ और ये किया, आर्टिकल 246A, है ना, 246A, ऐसे दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लो, चिपका लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 246A, और छोटा वाला ए नहीं है, बड़ा, ऐसे छोटा वाला ए मत लिखिए ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। 246A, संविधान में आर्टिकल 246A को इंट्रोड्यूस किया गया, और इस आर्टिकल के द्वारा सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को पावर दी। देखिए, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में इसे ले आते तो फिर तो कॉन्करेंट लिस्ट की थीम ही चेंज हो जाती, कि वहां तो टैक्सेशन लॉज है ही नहीं, तो वहां तो रख नहीं सकते थे। तो एक सेपरेट सिस्टम क्रिएट किया गया, आर्टिकल 246A। तो ट्रू फॉल्स में अगर क्वेश्चन आए कि जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया बाय वे ऑफ यूनियन लिस्ट, फॉल्स, बाय वे ऑफ स्टेट लिस्ट, फॉल्स, बाय वे ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, फॉल्स। तो जीएसटी को, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, वन लाइनर क्वेश्चन आए 20 मार्क्स का जो ब्लॉक आता है आपका, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप बिहाइंड जीएसटी? आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A को इंट्रोड्यूस किया गया, और इस आर्टिकल के तहत क्या किया गया? एम्पावर किया गया, किसको? टू सेंट्रल एंड स्टेट फॉर इनेक्टिंग, लिख लीजिए, जीएसटी लॉ एंड आर्टिकल 246A क्या करता है, क्या काम है आर्टिकल 246A का? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को शक्तिमान बनाता है। जानते हैं शक्तिमान? देखा है बचपन में? नहीं देखा? लॉकडाउन में देखा था। शक्तिमान एक कार्टून आया करता था, डीडी दूरदर्शन पे, बड़ा। हाँ, अच्छा। बिल्कुल ठीक है, आई डू एग्री विद यू, कार्टून नहीं सीरियल होता है, वैसे घूमते हैं शक्तिमान। तो आर्टिकल 246A एम्पावर करता है सेंट्रल एंड स्टेट को फॉर इनेक्टिंग जीएसटी लॉ एंड लेवी ऑफ टैक्सेस। और एक और चीज लिखिएगा,
101 कॉन्स्टिट्यूशनल ये कैसे लाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है ना? और इंडिया में इस लिख लिया इतना, लिखिए। यस यस, कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंज होता है ना तो वैसे ही होता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक बिल रखा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2012 आया था। उस बिल के ऊपर जब वो दोनों सदन अपना कंसेंट दे देते हैं, फिर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। बट बहुत बहुत बड़ी चीज थी, रीजन कि किसी भी इंडिया में किसी भी लॉ के लिए संविधान को चेंज नहीं करना पड़ता। आज इनकम टैक्स में कुछ चेंज करना है या कस्टम्स एक्ट में कुछ चेंज करना है, डायरेक्टली उस एक्ट में चेंज हो जाता है। बट यहां पर एक नया कानून लाना है और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया। कुछ नहीं आएगा आपके ऊपर, चिंता मत करो। नहीं नहीं, ठीक है। और एक नीचे इसके आगे एक डेट लिख लीजिए, 1 जुलाई 2017 इंडिया में जीएसटी को लॉन्च किया गया, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, आपको पता है 2017 में आप कितने साल के थे? 2017 में आप लोग कितने साल के थे? अच्छा, हाँ ठीक है, तो है ना, वो तो उस समय उतना सेंस होता है। न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट था कि इट इज दी मतलब हिस्टोरिकल इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बेल बजा के जीएसटी को लॉन्च किया। मोदी जी बहुत चमत्कारी हैं, मतलब उनको ऐसे बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ऐसे ही इज अ शोमैन, बहुत पब्लिसिटी के साथ काम करते हैं। तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बेल बजा के जीएसटी को लॉन्च किया गया था। और इसके पहले पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 3 ही बार उसके पहले इस तरीके से बेल बजा के अनाउंसमेंट हुआ था। पहली बार जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, फिर जब इंडिपेंडेंस को 25 साल हुए, और उसके बाद 50 साल, और फोर्थ टाइम जब जीएसटी आया। और इसीलिए इसे कहा गया दिस इज अ बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्यों बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म? क्योंकि किसी भी टैक्सेशन लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बदलाव करना पड़ता, इस टैक्सेशन लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो ये था कि कैसे जीएसटी का हैप्पी बर्थडे हुआ। ठीक है, कैसे अब ये छोटे बेबी से बड़े बच्चे बन गए हैं, पावरफुल हो गए हैं, बहुत सारे रोज रोज अमेंडमेंट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। हाँ, 2 मिनट बचे हैं आपकी क्लास में, और 2 मिनट में मैं आपको कुछ ज्ञान देना चाहती हूँ। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट जो है उनको कोई डाउट है तो बोलो। आद्या, आदित्य, अंकित, गोपाल, नवीन, निशांत। ओके, ठीक है, ओके।